थोड़ी। आप और हम जानते हैं कि हमारे देश में लंबे समय से एक राष्ट्र सरकार की मांग लंबे समय से चलती आ रही थी। सब लोगों के मन में था भाई इसमें अनेक अलावा एक ही देश को तो व्यापारियों को सुविधा होगी। कई बार प्रयास हुए लेकिन इसको लागू नहीं हो पाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी बने और उन्होंने जीएसटी लागू किया। पहले होता क्या था कि व्यापारी डरा रहता था, कल कोई इन्वेस्टर आ जाए, और होता भी यही था कि कई बार इनकम टैक्स वाले तक पहुंच जाते और डरा धमका करके व्यापारियों से एक तरह से लूट मचा रखी थी। इसके प्रधानमंत्री ने देश में जीएसटी लागू किया और लागू करने के बाद में उस समय कुछ लोगों को संशय था, कुछ लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन जब जीएसटी लागू हुआ उस समय अधिकतर लोगों ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में जब जीएसटी आपको जब व्यापारी अपने अपने बैंक खाते और वो सब संभालते रहते थे, वो चीजें सारी खत्म हो गई। एक डर का माहौल था, वो खत्म हो गया और सारी चीजें, और ये होने के बाद में बिना ऐसे सारे व्यापारी खुले वातावरण में अपना बिजनेस करे। समय समय पर जीएसटी की रेट के पेमेंट में होती रही, समय पर सुधार की मांगे भी आती रही और इसी को लेकर के अभी जीएसटी में एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। हमारे वित्त मंत्री सीतारमण ने जिस प्रकार से जीएसटी में सुधार करके और जो जीएसटी में छूटें दी है वो स्वागत योग्य है। देश में मध्यम वर्ग और गरीब तबकाओं को कई ऐसी चीजें थी जो महंगी थी, खाने पीने से लेकर के दाल तेल से लगा करके कई चीजें, हमारे निर्माण सामग्री थी, सीमेंट है और भी चीजें हैं, उन सब में जीएसटी कम करके तो देश को एक स्वागत दी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की शुरू से मंशा रही है। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है और आज एक महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी है। हम सब लोगों ने उनकी मूर्तियों पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की और माल्यार्पण किया और हमने चल करके मार्केट में जाकर के, बाजार में जाकर के, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि लोकल फॉर वोकल, देश में निर्मित चीजें खरीदें, देश के उत्पादन खरीदें, उससे देश में जो उत्पादन करने वाला है, चाहे वो हमारा कुम्हार अपने बर्तन बनाने के लिए है, चाहे वस्त्र है, चीजों को खरीदने के लिए देश को खरीद कर देश के सब लोगों के मन में गया कि देश की चीजें खरीदेंगे और देश की चीजें खरीदेंगे। खरीदने के बाद में जो देश होगा, देश हमेशा देश में रहेगा और देश में रहेगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसी के तहत पूरा देश पूरा देश ये मानता है कि वास्तव में सही है, अगर देश को ताकतवर बनाना, देश का रुझान बना। आज हम सब लोगों ने भी खादी की दुकान पे जा रखी
हमने अभी चालू खरीदा बाजार में स्वदेशी चीजें खरीदेंगे, स्वदेशी चीजों का प्रोत्साहन करेंगे। ये कार्यक्रम रहा। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? अब आपने हमने सबने देखा है, अमेरिका ने देश पर एक बहुत बड़ा टेस्ट लगाया और उसको अपनी दादागिरी से तो पहले ही था, लेकिन वो चाहता था कि भारत को मैं दबा कर अपनी बातें मनवाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री का जैसा स्वभाव है और उन्हें 50% बढ़ाया तो उन्होंने कहा हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। देश के उद्योगपतियों को, देश के व्यवसायों को भी कहा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और आज और आप हम सब जानते हैं उस टैरिफ का हमारे देश पर कोई प्रभाव नहीं। ये हमारी पुरानी परंपरा थी, अनादिकाल से भारत की अपनी एक अर्थव्यवस्था थी और उस अर्थव्यवस्था उससे स्वदेशी के कारण थी। उसी को अपना करके आज अमेरिका खुद करके कहता है कि मैं टैरिफ को कम करूंगा। भारत से बात करने के लिए बार बार कहता है कि भारत में दोस्त थे, मोदी मेरा दोस्त थे, अमेरिका जैसा देश बुक करके भारत से बात करने के लिए। ये सारा का सारा हमारे देश के प्रधानमंत्री गोस्वामी एक दूरदर्शिता नीति के अंतर्गत ये हो रहा है। दूसरा, आज एक ऐसा संगठन जो राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी संगठन 1925 में नागपुर में आज ही के दिन विजयादशमी के दिन उसकी स्थापना हुई। उस समय के इसके संस्थापक ने इसकी स्थापना की। उनकी मंशा थी कि देश कभी विश्व का ताकतवर देश था और सैकड़ों साल तक हम गुलाम रहे और किस कारण से रहे, क्या कारण है, उनका सारा अध्ययन करने के बाद में राज्य संस्कृत संघ की स्थापना 100 साल पूर्व लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, व्यक्ति निर्माण काम करने का किया और वहां निर्माण होने के बाद में कार्यकर्ता निकले, वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संगठन को जाकर के अपनी निष्ठा, ईमानदारी से, प्रामाणिक से उन्होंने अपना काम शुरू किया और वहां एक बार समाज में अपना विश्वास जीता। पूरा देश और दुनिया में एक सबसे बड़ा संगठन, अनुशासित संगठन, उनके 100 साल पूरे। उनके निमित्त भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। हम संघ के संस्थापक होने के नाते जैसी संघ वैसा काम हो, उसके लिए हम लोगों ने भी अलग अलग गोष्ठियां, जनसंपर्क, वैचारिक गोष्ठियां, इस प्रकार कार्यक्रम हमने हाथ में लिए। संघ का मानना है कि समाज में जिस प्रकार की कुरीतियां, बुराइयां आई है, जिसके कारण से पंच परिवर्तन में कुटुंब प्रबंधन भी है, सामाजिक संगठनता भी है, पर्यावरण भी है और स्वदेशी भी है और नागरिक कर्तव्य भी। तो जानते हैं कि पहले जमाने में हमारा संयुक्त परिवार था, आज वो पत्ता न होने की वजह से परिवार टूटते जा रहे, परिवार टूटते ही नहीं जा रहे, आपस में लड़ने की एक महीने में एक बार साथ बैठे, 15 दिन में बैठे, साप्ताहिक बैठे, एक दिन सामूहिक बैठे, साथ बैठ करके भोजन करें और आपस में अपनी सुख दुख की बातें करें।
इससे हमारा प्रेम भाव बढ़ेगा। आज हमने देखा पर्यावरण को लेकर के, आपने सबने देखा है किस प्रकार का पूरी दुनिया में पर्यावरण बिगड़ रहा है। हमारा कारण मानव जीवन को एक संकट में डाल दिया और ये औद्योगिक क्रांति है जिसके कारण से एक तरफा चल रहा और हम पर्यावरण को बचाने का काम नहीं कर रहे। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। पिछली बार सरकार का लक्ष्य था, हमें पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया, लगाए 7.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा करके ये साबित कर दिया कि अब हम लोग राजस्थान को हरा भरा करेंगे। तो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसको हम ठीक करेंगे। इस बार भी हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था। 1100 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ पौधे लगा दिए और अभी और लगा रहे हैं। इससे लगेगा होगा कि हम और इस लक्ष्य से भी बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, जिसके कारण से जब हरियाली होगी तो जो पर्यावरण दूषित हो रहा है वो पर्यावरण सुधरेगा। और सामाजिक जिस प्रकार की छुआछूत है, भेदभाव है, इसको ठीक करने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता जो और भी बहुत पिछले लोग हैं उन लोगों के बीच में जाकर के सेवा कार्य करना, उनके वहां पूजन करना, ताकि ये जो हमारे जो भेदभाव है, छुआछूत है, वो हम समाज के सामने पेश कर सकें। आज विजयादशमी के कई जगह आप देखेंगे उन शोषित वर्ग के बच्चों बच्चियों को घर पे ला करके पूजन कराने कई जगह उदाहरण आएंगे। ऐसे कई कर्म आज सब जगह हो रहे हैं। नागरिकत्व जो है जिसको आज हम लोग कई बार हम चल रहे हैं, सर्कल आता है, वहां लाल बत्ती है, अभी तरफ देखते हैं कोई नहीं है तो हमको निकल जाना चाहिए। अगर कोई हम रोकेगा ही नहीं, हमारे खुद का कर्तव्य है कि हम जो हमारे कानून बने हुए नियम बने हुए उनकी हम पालना करें। लाल बत्ती है वहां रुकेगी, होते हो रही है पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रिपोर्ट? देखिए, डूंगरपुर में दो घटना हुई थी। एक आपने कहा कि पुलिस की गुंडागर्दी, अगर पुलिस नहीं होगी हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ कहीं पर भी बिना मामले में टॉर्चर हो रहा है, वो बात वही दर्ज जा रहा हूँ। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, समाज में किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं हो, बदमाशी ना हो, उसी के लिए पुलिस। एक रिपोर्ट दर्ज हुई स्कूल में चोरी हुई, अध्यापक ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद में अज्ञात रिपोर्ट दी। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। जब पुलिस ने वहां सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो बालक दी, जब सीसीटीवी में वो बालक दिखे तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बुला करके पूछताछ की जाए। आज हमारे घर पे भी चोरी हो तो हम भी कहें भाई आप जांच करिए। कई बार आप हम देखते हैं कि कहीं मर्डर हो जाता, पता नहीं चलता, तो पुलिस जांच नहीं करे, पुलिस पकड़ ले रही है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अपने हिसाब से करती है और उस तथ्य को जाना चाहती है वास्तव में अपराधी है कि नहीं। इसीलिए वो बच्चा वांटेड था। उस बच्चे के छोटे भाई को लेके आए दबाव बनाने के लिए, तो उसने कहा वो भाई वहां पर है। परिजनों को भी कहा कोई घर पर बच्चा लाए, पता लगा उस बालक गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार होने के बाद में लाया गया और लाने के बाद में पूछताछ करी। मैं भी वहां गया, मैंने पुलिस से पूछा, लोगों से पूछा, लोगों ने जो बात बताई और पुलिस ने जो कहा, मैंने फोन जाकर के मैंने कहा कि भाई जो पुलिसकर्मी वहां थे अगर ज्यादा की हुई उनको सस्पेंड करिए। तो उसी समय पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया था।
अब ये जांच का विषय है कि वास्तव में मारपीट से मौत हुई या और कारण थी, वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता। और मेडिकल रिपोर्ट के बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। उन लोगों से बातचीत हुई, मैं खुद वहां रहा था, और संदेश होने के बाद में उनके माता पिता ने आकर मुझसे कहा कि भाई साहब ये हमारी मांग है। और जो माता और पिता की इच्छा थी, हमारी सबकी मंशा थी कि किसी का बेटा गया है, उन्हें मदद मिलनी चाहिए। तो जैसे उनकी मांग थी, पहले उनसे बात हुई, उनके सामने उन्होंने कहा, तो उनकी मांग थी कि भाई हमको 40 करोड़ दो। हमने कहा 40 करोड़ बहुत ज्यादा है, इतना नहीं दे पाएंगे, थोड़ा और भी करिए। तो अंत में आकर के कुछ पैसों में उनकी बात का समझौता हुआ। समझौता होने के बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, उनकी मंशा थी कि एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए सरकार से। तो उनकी बच्ची है जो जेएनएम करती है, जब जेएनएम कर लेगी तो उनको कहा कोई संकट है। हमने उनके पिताजी को हॉस्टल में एक चौकीदार के रूप में रखने का हमने तय किया, वो भी करेंगे क्योंकि उनके परिवार को ये मदद हो जाएगी। और माहौल शांतिपूर्ण माहौल में सारा होकर के आज उनका शायद राह सुंदर हो गया होगा। मछली की जहाज अनुसंधान के नाम पे अत्याचार थाने में क्यों समाज ही रुक रहा है? सर बड़े बड़े जब मर्डर्स और रेप केसेस होते हैं उनको तब भी मतलब इतनी कठोर सजा तो नहीं दी जाती है, मारपीट भी हो जाती। तो चोरी के आरोप में किसी को इतना मारना और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाना वो चिंता का विषय है। एक नया कल्चर बन गया काम छोड़ने का, क्या हर अपराधी के साथ ऐसी थी? काम छोड़ना नहीं, अपराधी को सजा मिले आप भी मानते हैं और वही दे रहा हूँ। आपने अभी समझ किया है कि बड़े बड़े अपराधी हैं, होते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस को थोड़ा सा भी पुलिस का भय नहीं होता तो सारी चीजें हो गई। और पुलिस को भय दिखने की कुछ करना होता है तो इतना नहीं करना चाहिए। और जब हम पुलिस पर आरोप लगाते हैं तो हम समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। हम आरोप नहीं लगा रहे, तो उन्होंने किया वो बता रहे हैं किया वो। मैंने आपको ये कहा था कि जांच का विषय है, मेडिकल आने के बाद पता लगेगा। इससे पहले आप और हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस ने मारपीट से किया? कई चीजें देखी वो अभी नहीं पता होगा, लेकिन खुलासा तो तब अगर मेडिकल रिपोर्ट आई। सर कई जगह देखा जाता है जब गलती नहीं होती इंसान की, उसके बाद भी उनको थाने में ले जा 12 घंटे तक वहाँ पे बैठाया जाता है और टॉर्चर किया जाता है। तो ये पुलिस थानों पे दो स्रोत हैं, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। पुलिस निर्दोष व्यक्ति को किसी को भी नहीं लाती। यह आरोप आपका ठीक नहीं है, मैं इसको खारिज नहीं करता। पुलिस उसी व्यक्ति को लाती है कि पुलिस के पास में कोई कंप्लेन आती है, कोई रिपोर्ट आती है, कोई शिकायत आती है, उसी व्यक्ति को लाती है। किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है उस प्रकार के व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार पुलिस करती है। और वो नहीं करेगा तो फिर अपराधी बढ़ेंगे, और अपराधी बढ़ेंगे तो आप और हमको सबको करते। सर आपका क्राइम डेटा उठा के देखिए, सबसे ज्यादा रिश्वत के मामले पुलिस के खिलाफ, सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी का आरोप पुलिस पर लग रहा है, सबसे ज्यादा थानों के अंदर लोग घाटे में रहते हैं। ये हम नहीं कहते, आम जनता के क्या कारण है कि पुलिस की छवि इतनी धूमिल सरकार हाथ में आ जाती है? इसको मेन चीज है कि ये छवि धूमिल है। मर्डर हो रहा है, मर्डर का क्या कहते हैं, वो एक अलग हाईकोर्ट ने मदद जिस तरह से धूमिल पुलिस की छवि, उसको लेकर के क्या सरकार सोचेगी? क्या देखिए, सारे पुलिस कभी खराब नहीं होता, सब जगह कुछ लोग खराब होते हैं। पुलिस विभाग में और जो भी है, हम लोगों में भी है। अपराधी तो एक होता है लेकिन पूरा समाज बदनाम होता है। पुलिस में कुछ लोग बदमाश है जिनके खिलाफ हमारी सरकार आने के बाद में निश्चित रूप से पता लगता है कि ये अगर है तो सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई। और आपने देखा होगा काफी लोग एसीबी ने रेड हैंड हुए, ये पहली बार इतने बड़े स्केल पर हो रहा है। तो हमारी सरकार की मंशा ये है कि भ्रष्ट लोग प्रशासन में न रहे, अपने उच्च पदों पर या सामान्य पद पर न रहे, ये हमारी मंशा है। और हम
है मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त देश देखना चाहते हैं। हम हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देखना चाहती है, क्योंकि ये इस प्रकार का बना हुआ धरा है, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। बड़ा है किसी और पार्टी की वजह से बड़ा है या पुलिस ने ढंग से सुनवाई नहीं की इस वजह से बड़ा है, मामला इतना क्यों बड़ा है? क्योंकि वहां पर नैतिक प्रवृत्ति और हत्या की प्रवृत्ति अलग है। आप जिस बात को कह रहे हो, अगर अभी तक जांच नहीं हुई है, आपने मुआवजे को क्यों करी? ये तो मुआवजा तो देना था, मुआवजा सरकार ने नहीं दिया। जांच अगर हुई नहीं तो आप कह रहे हो सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने रुपया नहीं दिया, तो किसने दिया है? ये तो खत्म क्यों हुआ? पुलिस विभाग ने उनको मदद की, उनके मानेगा दृष्टि को रखते हुए। पुलिस विभाग सरकार का अंग नहीं है क्या? पुलिस विभाग सरकार का अंग नहीं है क्या? पुलिस विभाग के निजी स्तर पर पैसा लगी क्या? उन्होंने किसी सरकार ने बचाने से आना चाहिए, वे चंदा करके जो वो सरकारी पुलिस में नहीं आता है। तो पुलिस चंदा कहाँ से लाएगी, ये भी तो सोचने की विषय है। विभाग लोग से नहीं, उनको मानव दृष्टि को मदद करनी चाहिए। वो मंत्री जी आप कैसी बातें करते हो? पुलिस चंदा कहाँ से लाएगी? अपने वॉलंटियर्स है ना, उनसे चंदा करेंगे भी। देखो अपना पुलिस पर ये आरोप आया, अपन मदद करता है, समझ करता है, समाज की मदद करता है, वो करते हैं। इस बात को क्यों मैं कर रहा हूँ? कहने का मतलब पुलिस ही आरोपी है, वो तो मैंने तभी वो रचना कर रही है। जांच का विषय है, आने दीजिए मेडिकल रिपोर्ट, आपको पता लग जाएगा पानी का पानी। जल्दबाजी क्या है? मुआवजा किस बात? ये तो मुआवजा तो सहयोग की मदद की जाएगी, सहयोग राशि, सहयोग राशि। किसी का बच्चा गया है, किसी का बच्चा गया है तो आरोपी ये था कि पुलिस ने मारपीट के कारण हुआ, तो उन्होंने कहा भाई हमारी मारपीट से तो जांच में आएगा, लेकिन आप ही हम मदद करते हैं। ये मदद आपने हमने सबने देखा है कि पिछले साल राइजिंग राजस्थान हुआ, और राइजिंग राजस्थान हुआ तो हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार विदेश दौरे में भी गए, देश के अन्य कोनों में भी गए, और व्यवसायी है। आपके विभाग की बताइए, आपके विभाग ने क्या किया 2 साल में? आपको क्या है आपका सवाल? और उसके कारण से उनको कहा कि आपकी जन्मभूमि राजस्थान है, कर्मभूमि आपकी हो सकती है, आपके भीतर से आपने यहाँ सब कुछ अच्छा किया है, आप राजस्थान में आइए, जन्मभूमि कुछ करिए। वो सारे लोग आए, और राजस्थान में 3300 करोड़ की लोग और कई लोग जमीन को करते हैं। अब आपका सवाल है जनजाति पर क्या कर रहा है? जनजाति विभाग ये लंबे समय से राजस्थान में काम कर रहा है, जितना विकास होना चाहिए उसका जनजाति का विकास नहीं, आज भी प्लान हो रहा है। जनजाति विभाग ने तय किया है, अभी आपने देखा होगा धरती आमा बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजातियों के गांव कवर हो रहे हैं, उन सारे गांवों को लिया है, और सारे के सारे गांवों को लेकर के और उसमें हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सारे के सारे गांवों को टारगेट करके किया जाए। उनकी सड़क पहले कहाँ थी, सकती है अटल जी की कहाँ थी, दिल्ली मोदी आने के बाद दिल्ली पहुंची। आज भी जो जनजाति क्षेत्र में जो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी दिल्ली में ये सड़क भी नहीं, और इस धरती आभा योजना हम वहाँ से सड़क भी ले जाएंगे, और दिल्ली नहीं जाएगी तो हम सोलर से भी उनको जोड़ करके दिल्ली में निकाल। आप जाड़ो क्षेत्र में तो आपके पास ही मिलता हूँ, मैं बता दीजिए ना। 2003 से 2003 से आपके क्षेत्र में 2003 में बिजली नहीं थी क्या? बिजली नहीं थी, सारे गाँव को नहीं थी बिजली थी। कितने प्रतिशत गाँव बिजली थी? कस्बों में थी, और उसके बाद में कुछ जगह थी, बाकी नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद सब जगह थी। बिल्कुल आइए, आपने को बढ़ रही थी, और मतलब आपका भी 11 साल का जो कार्यकाल है वो बिना बिजली के निकला है। आपका मतलब ये है कि मोदी जी आने के बाद में प्रत्येक, अरे आप ही कह रहे हो कि भाई अटल जी के आने के बाद सड़कें आई, बिजली आई, उससे पहले भारत में ना बिजली थी ना रोडें थी, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? राजस्थान में नहीं थी। ये तो आपकी विधानसभा पूछ रहा हूँ, आप भी 2003 से विधायक हैं, 11 साल आपने बिना बिजली के निकले क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। सुनो, वसुंधरा जी की सरकार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बना करके उनको बिजली पहुंचाने का काम किया था, बचा काम देश के प्रधानमंत्री ने पूरा कर दिया।
राजकुमार जी बार बार आपको आदिवासियों का संरक्षक कहते हैं, पर ये भी कहते हैं कि आप आदिवासियों, आपके और बंडालाल जी के ऊपर आदिवासियों के अहित करने की बात भी कर, अहित करने के लिए भी कहते हैं कि ये अहित करते हैं आदिवासियों का। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या है क्या ये बता दो। वही आप बताए ना सर, आरोप आपको लग रहा है। राजकुमार जी कहते हैं कि आप आदिवासी गलती करे तो भी हाँ करो, ना करे तो भी गलती करो। राजकुमार जी ये कहते हैं कि आदिवासी जब पार्टी बनी थी तब उन्होंने कहा कि हम तो आदिवासियों को बस आदिवासी की पार्टी है, और आदिवासी की पार्टी तो आदिवासी हितों की बात करनी चाहिए। मैं आदिवासी हूँ, मैं मेरा विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के दे दीजिए 2003 से लगा करके अब तक का, जब भी कोई समय आया होगा तो मैंने आदिवासी घर की बात विधानसभा में उठाई होगी। जब ये आदिवासी नाम से पार्टी बनी तो इन्होंने ये स्टैंड क्यों बदला था कि हमारे मुसलमान हमारे भाई, इनके सारे पदाधिकारी क्यों थे वो सब बाप के पार्टी के पदाधिकारी। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटी की शादी मुसलमानों से करनी चाहिए। बाबा खड़ी स्वीकार करेगा क्या? ये नहीं कर सकता है, ये तो स्वीकार करेगा। वो बातें भी उनकी मानवा क्या? आदिवासी एरिया में धर्मांतरण हो रहा है, उसका वो समर्थन करते उनका प्रोत्साहित करो। क्या मेरे आदिवासी का वहाँ धर्मांतरण होने दूंगा? ये कहते हैं कि हमारी विरासत और हमारी संस्कृति की बात करते हैं। कौन सी संस्कृति कौन सी विरासत की बात करें? जब जो धर्मांतरण हो रहा है वो हमारी पहचान छोड़ रहा है, हमारी विरासत छोड़ रहा है, हमारी संस्कृति छोड़ रहा है, वो आपका हवाल क्या वो बात जलवान हो जाए? इसलिए मैं उनकी बात नहीं मानता। इसलिए वो कहते क्या है आदिवासी की हित, मैं प्रत्येक आदिवासी की हित की बात करता हूँ। मैं मेरे पूर्वजों की विरासत, मेरे पूर्वजों उन सबको मैं मानता हूँ, और मैं हिंदू हूँ, आदिवासी हिंदू हूँ। उसके बावजूद युवा आपको समर्थन नहीं कर रहे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारी सीटें ऐसी है जहाँ पर इनकी आप पार्टी के अधिकांश विधायक भी हैं, सांसद भी जीत कर आए हैं। देख लीजिए समय है तो आज युवा को देख लीजिए, युवा को तो सबने दिखाया, आपने देखा था वायदे तो हम सबको नौकरी दे दी, सबको नौकरी दी क्या? ये 18 से 23 में ये एमएलए थे ना, अशोक गहलोत का सरकार में थे, इन्होंने कांकरी डुगरी कांड किया था। कांकरी डुगरी में लड़कों को ये भड़का दिया कि ये जो 1167 जो सीटें हैं ये अनारक्षित हैं, ये अपनी। जब आरक्षित सीटें सारी की सारी आदिवासी को मिल गई, ये वो अनारक्षित उसमें आदिवासी भी आ सकता है, एसी का भी आ सकता था और जनरल भी आ सकता था, पॉलिटिकल का आ सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दी। हमारी सीटें सारी सारे आदिवासी को बच्चों को भड़का करके इकट्ठा कर दिया था। क्या हुआ था उसका परिणाम? आपने भी देखा, मैंने भी देखा। विदेशी प्रधानमंत्री भी कह रहे हो, आरएसएस भी कह रहे हैं स्वदेशी। 8वीं पास को नौकरी दे दें आप, और अपने मान सकते हैं कि 8वीं पास को नौकरी दो। तो मेरे पास एक पुलिस का लड़का बैठा, डिग्रीधारी लड़का बैठा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या 8वीं पास को नौकरी दे देंगे? एक बात इन्होंने कही कि आईपीसी यहाँ पर लागू नहीं होती तो पूरा का पूरा आदिवासी का परिवार उनके साथ हो गया, पता क्या हमको कोई कानून नहीं लगेगा, ये घबरा करके देखो। और कानून ने अपना काम शुरू किया तो वो लगा के ठीक है, नौकरी एक को दे नहीं पाए, उसके कारण से युवा सारा का सारा उनसे अलग हो गया। आज उनसे सारा का सारा अलग हुआ है, इतना ही उनके साथ आपने देखा कभी कल परसों देखा गया, एक लोग थे बहुत कोशिश की नहीं आई, और उसके बाद में सागवाड़ा सीट हम जीते। ये नहीं है कि ये सारी सीटें जीत जाएंगे, समझ युवा के साथ कोई बस आदमी है, आपको समझ रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने बातें की ना, मुसलमान हमारा भाई है, ईसाई का प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद पता लग गया कि हमारी विरासत खत्म है। आपकी नजर देखिए, देशभक्त मुस्लिम हमारा भाई है, देश विरोधी मुस्लिम हमारा भाई नहीं। आकलन कौन करेगा? आकलन समाज करेगा। कौन देश के लिए बोल रहा है, कौन देश के कब्र खोदने के काम कर रहा है, कौन भारत माता की जय बोलने का, कौन वंदे मातरम नहीं बोल रहा है? आपको दिखता नहीं क्या? होनी चाहिए कि पहले मैं सेविंग कर रहा हूँ, जब पानी हमको जरूरत उसका उपयोग किया, और उसके बाद में हम दूरी को बंद कर, हम पानी पीने के लिए लेते हैं। आजकल कई संगठन है वो सारे के सारे चीज को बढ़ावा देकर के देश में एक अच्छा सा माहौल बने, समाज भी उसको एक प्रेरणा मान करके पालन करके और देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप सब लोग आए, इतना ही जी सर, आज किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज जीएसटी और स्वदेशी पर कॉन्फ्रेंस थी, और
जीएसटी में जिस प्रकार का जीएसटी को कम किया गया है, मध्यम वर्ग और गरीब तबकों को जो राहत दी है वो स्वागत है। और स्वदेशी को लेकर के आज हम सब लोगों ने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती की है और आज एक महापुरुष जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री बहुत कम लोग जानते हैं, कम लोग जयंती मनाते हैं। हमने उन दोनों महापुरुषों के मूर्ति पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की है, माल्यार्पण भी किया गया है। और देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। उसी के तहत हम लोगों ने बाजार में जाकर के खादी के दुकान पे जाकर के खादी खरीदने का काम किया, स्वदेशी चीजें खरीदने का काम किया। देश भर में हमारे सभी कार्यकर्ता आज स्वदेशी चीजें मार्केट में जाकर खरीदने का काम करेंगे। आप बताइए, जो डूंगरपुर का मामला हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी से भड़काया है, क्यों आंदोलन बढ़ा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, कुछ लोगों के तो खून में है भड़काने का काम, लेकिन समाज जानता है और आज वो सारे लोग समझ गए और आंदोलन खत्म भी हो गया। उनके परिवार के लोगों की जैसी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने आज लंबे समय तक 2-4 दिन बैठे थे। वो बैठे कौन थे? वही लोग बैठे थे जिनका राजनीतिक स्वार्थ था, बाकी परिवारजनों का कुछ नहीं। परिवारजन मुझे कहा जैसे हमको तो लेके गए, हमारा तो और परिवार के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमने तो कुछ नहीं, सरकार हमारा बच्चा गया, कुछ मदद करना चाहता है, हमने कहा भाई ठीक है।